यू ऑल, मैं हार्ड वर्किंग एस्पिरेंट। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आई एम शीतल चौहान। वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आज पढ़ेंगे यूनिट 9 की नई सीरीज़ हम चालू करने का सोच रहे हैं, पर उससे पहले ये डेमो। अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद आएगा तो हम चीज़ों को मतलब हम वीडियोज़ को कंटिन्यू रखेंगे और यूनिट 9 को कंटिन्यू पढ़ेंगे। और अगर नहीं आएगा तो फिर नहीं पढ़ेंगे, यूनिट 10 तो पढ़ ही रहे है ना। चलो तो फिर शुरू करते हैं। चलिए बच्चों, तो फिर शुरू करते हैं। पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स और ये यूनिट 9 का हमारा टॉपिक है। ये आपको पढ़ाऊँ उससे पहले बता दूं कि इसमें बहुत सारी चीज़ें याद करने की, इन्वेंशन वगैरह हम पढ़ेंगे। तो आप किसी भी मीडियम से हो, हिंदी मीडियम चाहे इंग्लिश मीडियम, आप एक बार वीडियो ज़रूर एंड तक देखना। आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी, बहुत सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। तो ये वीडियो आपके ज़रूर काम आएगा, तो आप इसको ज़रूर देखना एंड तक, घबराना बिल्कुल नहीं, है ना। मैं यहाँ पे चीज़ें आपके लिए आसान करने आई हूँ ताकि आपको भी ईजीली सारी चीज़ें समझ में आए, सारी चीज़ें याद हो जाएँ, ठीक है। वरना यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के जो चीज़ें हमारे लिए और कठिन बना देते हैं। हमें इस टॉपिक से डर लगने लग जाता है। फिर मैं ये टॉपिक आपके लिए आसान बनाने आई हूँ, है ना, ताकि आपको ये चीज़ें ईजी लगें। और मैं अपना सोर्स बता देती हूँ कि मैंने कौटिल्य एकेडमी के जो टेलीग्राम चैनल पे कौटिल्य एकेडमी के नोट्स हैं इंग्लिश मीडियम वाले, वो वहाँ से अपना प्रिपेयर किया है। मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे वो शेयर कर दूँगी, तो आप वो भी पढ़ सकते हैं एक बार जाके और देख सकते हैं। उसमें और भी तो 2-4 फैक्ट्स और भी एक्स्ट्रा हैं, पर मैं इस पर विश्वास रखती हूँ कि एमपीपीएससी ना ऊपर ऊपर से चीज़ें पूछता है। एमपीपीएससी हमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियर नहीं बनाना चाहता, वो चाहते हैं हमें कि जितनी नॉर्मल इंसान को चीज़ें याद होती हैं वो हमें भी याद हो, है ना। तो इसीलिए हम भी नॉर्मल चीज़ें पढ़ने की कोशिश करेंगे, ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे, है ना। चीज़ों को आसान बनाएंगे ताकि टॉपिक भी हमारा कवर हो जाए और एमपीपीएससी जो पूछे वो हमें पता हो, ठीक है। तो फिर शुरू करते हैं। पढ़ेंगे डिफरेंसेस बिटवीन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। हम लोग क्या करते हैं ना, कभी कभी ये दोनों टर्म को ऐसा हम लोगों को लगता है कि दोनों सिमिलर टर्म है ना। इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों सेम चीज़ है, पर दोनों सेम नहीं होती, इनमें कुछ मेजर डिफरेंसेस होते हैं, वो पढ़ते हैं। इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस क्या करती हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करती हैं, है ना। इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस convert electrical energy into other form of energy like heat, light और sound. Electrical devices electrical energy को other form of energy में convert करती है। वहीं electronic devices, यहाँ पे electronic आ रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो को कंट्रोल करेंगी, है ना। मतलब जब हम देखते हैं ना बिजली के तार, जब हम देखते हैं सड़क पे, तो वो बिजली के तार में जब करंट पास होता है ना, करंट ऐसे जा रहा होता है, तो वो करंट नहीं जा रहा होता, वो इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा होता है। इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना, इलेक्ट्रॉन का एक जगह से दूसरी जगह जाना को ही करंट का एक जगह से दूसरी जगह जाना कहते हैं, है ना। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ही करंट होता है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए बहुत सारी डिवाइसेस यूज़ होती हैं। कंट्रोल कैसे करना, मतलब उसको अगर ज़्यादा करंट है तो उसको कम करंट, किसी को कम करंट की ज़रूरत है तो वहाँ पे रेसिस्टर लगा दो, है ना। अगर वहाँ पे आते आते करंट का जो सिग्नल है वो लो हो गया हो तो उसको हाई सिग्नल में कन्वर्ट करने के लिए उसको एम्पलीफाई करना पड़ेगा, एम्पलीफायर यूज़ करना पड़ेगा, है ना, ट्रांजिस्टर यूज़ करना पड़ेगा। तो ऐसी चीज़ों को हमें यूज़ करना पड़ता है। तो ये सारी डिवाइसेस क्या कहलाती हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस कहलाती हैं, जो कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को कंट्रोल करती हैं, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ रहा है ना, इसलिए आप ऐसे याद रख सकते हैं कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस कंट्रोल करती हैं, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस होती है ना, ये लार्ज स्केल प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर पे काम करती हैं। और जब इनका प्रोडक्शन लार्ज होता है, डिस्ट्रीब्यूशन लार्ज होता है, इसीलिए यहाँ पे हाई वोल्टेज यूज़ होता है और पावर कंजप्शन भी ज़्यादा होती है ना। वोल्टेज भी हाई यूज़ होता है और पावर कंजप्शन, बिजली का उपयोग भी ज़्यादा किया जाता है। वेट, हाँ 2 मिनट। और वहीं जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं ये क्या करती हैं, ये कंसर्न विद फोकस ऑन स्मॉलर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होते हैं वो स्मॉलर होते हैं, इसी कारण से यहाँ पे लो वोल्टेज यूज़ होता है और पावर कंजप्शन भी कम होता है ना। तो ये बेसिक डिफरेंसेस हैं इन दोनों वर्ड्स में। अब पढ़ते हैं इन्वेंशन, जो एमपीपीएससी का फेवरेट टॉपिक है। इससे पहले भी एमपीपीएससी ने कई बार पूछा है कि ये चीज़ किसने इन्वेंट की, ये चीज़ किसने इन्वेंट की, है ना। तो इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड जितने भी इन्वेंशन है हम पढ़ते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रिकस वर्ड, जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी का उत्पन्न हुआ, ये वाला शब्द उत्पन्न हुआ है, वो वर्ड था इलेक्ट्रिकस। और ये इलेक्ट्रिकस वर्ड सबसे पहले किसने यूज़ किया था, किसने बताया था कि ऐसा कोई शब्द भी होता है, वो बताया था विलियम गिलबर्ट ने। किसने बताया था, विलियम गिलबर्ट ने बताया था कि इलेक्ट्रिकस वर्ड होता है
इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई करके इलेक्ट्रिसिटी शब्द किसने दिया? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। ये वाला जो साइंटिस्ट है ये वाले, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि पूछ सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी शब्द किसने दिया, है ना। तो इलेक्ट्रिसिटी, अब हम इलेक्ट्रिसिटी शब्द से बहुत हमें कॉमन हो गया हमारे लिए, हम इससे बहुत फ्रैंक हो गए, है ना, तो इसीलिए फ्रैंकलिन, है ना, ये हम इससे बहुत फ्रैंक हो गए, तो इसी से रिलेट करेंगे आप फ्रैंकलिन, ऐसे याद करेंगे फ्रैंकलिन। क्योंकि अब कहीं ना कहीं हम यूज़ करते हैं ना कि लाइट चली गई, इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, इलेक्ट्रिसिटी चली गई, तो वो इसलिए हम इससे फ्रैंक हो गए, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन। आगे पढ़ते हैं, एलेसेंड्रो वोल्टा। एलेसेंड्रो वोल्टा ने बैटरी का इन्वेंशन किया, है ना, जो बैटरीज आती है ना, हर वोल्ट की बैटरी आती है, किसी का कुछ वोल्टेज होता है, किसी का हाई वोल्टेज होता है, किसी का लो वोल्टेज होता है, इस टाइप की बैटरीज अवेलेबल होती हैं, और इसीलिए वोल्ट से ही यहाँ पे वोल्टा, इनका सरनेम ही वोल्टा था, इसलिए यहाँ पे वोल्ट यूज़ करते हैं हम लोग, ठीक है, इनके एसआई यूनिट के उसमें। तो वोल्ट से आप वोल्टा यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि बैटरी अलग अलग वोल्ट की आती है, तो वोल्ट से वोल्टा, ठीक है। इन्होंने बैटरी का इन्वेंशन किया था। माइकल फैराडे, इन्होंने क्या, ट्रांसफार्मर का इन्वेंशन किया। हम आगे पढ़ेंगे कि ट्रांसफार्मर और ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। अभी इन्वेंशन पढ़ लो कि किसने किसका इन्वेंशन किया है। तो ट्रांसफार्मर आप ये कैसे याद रखोगे? ट्रांसफार्मर मतलब कोई सी चीज़ ट्रांसफ़र हो रही है किसी चीज़ से किसी दूसरे चीज़ में। तो एक वीक जो होता है ना, एक सप्ताह जो होता है, उसमें उसको थोड़ा सा ध्यान रखो। फ्राइडे, फैराडे से याद करो फ्राइडे मतलब फ्राइडे से याद करो फैराडे। फ्राइडे के दिन क्या होता है ना, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे ये वर्किंग डेज होते हैं, और फ्राइडे के बाद हमें ऐसा लगता है यार अब सैटरडे संडे आएगा, जो हॉलीडे हमारे लिए, है ना, छुट्टियों वाले दिन है। तो फ्राइडे जो होता है ना, एक ट्रांजिस्टर पॉइंट, एक ट्रांसफॉर्म पॉइंट होता है, जो वर्किंग डेज से हमें हॉलीडेज पे ले जाता है ना, ट्रांसफ़र कर देता है हमारा वर्किंग डेज से हॉलीडेज़ में। जो जॉब करते हैं वो बच्चे ज़्यादा वो लोग ज़्यादा समझते होंगे। तो ट्रांसफॉर्मर से, या मतलब इन दोनों शब्दों को रिलेट करो। फ्राइडे के दिन ट्रांसफॉर्म हो जाती हैं हमारी चीज़ें, वर्किंग डेज से हम लोग हॉलीडेज़ पे शिफ्ट हो जाते हैं। फ्राइडे से याद करो फैराडे। माइकल फैराडे ने क्या इन्वेंट किया? ट्रांसफॉर्मर। हो ही ना चीज़ें याद, बार बार सुनोगे ना तो चीज़ें याद हो जाएंगी, एक बार और वीडियो देख लेना तो पक्की हो जाएंगी। अलेक्जेंडर ग्राम बेल, ये तो हम लोगों को रटा हुआ है, अलेक्जेंडर ग्राम बेल, फिर भी ऐसे याद करो इसको। जब टेलीफोन की रिंग बजती तो हम क्या बोलते हैं कि बेल बज रही है, उठा लो, फ़ोन उठा लो, बेल बज रही है, तो बेल, है ना। ग्राम बेल ने क्या इन्वेंट किया? टेलीफोन, ठीक है। थॉमस एल्वा एडिसन, अब ये नाम कितना ज़्यादा ऐसा है ना, थॉमस मतलब किसी लड़के का नाम लग रहा है थॉमस, एल्वा किसी लड़की का नाम लग रहा है, और एडिसन, एडिसन में आ रहा है सन, मतलब इन दोनों का बच्चा, है ना। थॉमस एल्वा एडिसन मतलब पापा का नाम, मम्मा का नाम, बच्चे का नाम, इतना सारे नाम है, इससे तो मेरा फ्यूज़ ही उड़ जाए, है ना। तो फ्यूज़ किसने इन्वेंट किया? थॉमस एल्वा एडिसन, ठीक है। तो ऐसे फ़न करते हुए चीज़ों को पढ़ोगे ना तो चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। आगे बढ़ते हैं, जगदीश चंद्र बोस। अब ये तो सारे ना हमारे फॉरेन साइंटिस्ट थे, अब आए हैं हमारे इंडियन साइंटिस्ट जगदीश चंद्र बोस, तो ये हमारे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि इंडिया के हैं। इन्होंने क्या इंट्रोड्यूस किया? इन्होंने यूज़ ऑफ सेमीकंडक्टर जंक्शन टू डिटेक्ट रेडियो वेव्स, रेडियो वेव्स को डिटेक्ट करने के लिए सेमीकंडक्टर जंक्शन का इन्वेंशन किया, है ना। इंडियन कुछ ऐसे ही करते हैं जो हमारे पल्ले नहीं पड़ती चीज़ें, है ना। तो ये बस याद रख लो कि रेडियो वेव्स को डिटेक्ट करने के लिए सेमीकंडक्टर जंक्शन का इन्होंने यूज़ किया। इस फिनोमेना को इंट्रोड्यूस किसने किया? जगदीश चंद्र बोस ने। जोसेफ जे थॉमस, ये तो हमें बहुत ज़्यादा रटा हुआ है ना कि थॉमसन ने क्या यूज़ किया है, तो थॉमसन ने क्या इन्वेंट किया? इलेक्ट्रॉन का इन्वेंशन किया है, थॉमसन इलेक्ट्रॉन। और थॉमसन का एक्सपेरिमेंट भी हम पढ़ते हैं 11th-12th में, अगर किसी ने साइंस पढ़ी होगी, जैसे मेरा बैकग्राउंड साइंस रहा है, तो हमें पता है कि थॉमसन ने क्या यूज़ किया? इलेक्ट्रॉन यूज़ किया, इलेक्ट्रॉन का इन्वेंशन किया है। तो जे थॉमसन हम वहाँ पे पढ़ते हैं। तो जे थॉमसन कौन थे? जोसेफ जे थॉमसन, वैसे इनको पॉपुलरली नोन एज जे थॉमसन। जे थॉमसन ने क्या? फर्स्ट डिस्कवर्ड दैट ऑल एटम्स कंटेन टाइनी नेगेटिवली चार्ज सब एटॉमिक पार्टिकल कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स। मतलब एटम जो होता है ना, एटम मतलब एटम क्या होता है? सबसे छोटी यूनिट, जो पार्टिकल है ना उसका सबसे छोटा पार्ट एटम कहलाता है। सबसे छोटा, टाइनी से टाइनी, मतलब हम लोग किससे बने हैं? अगर हम लोगों को टुकड़ों में बांटा जाए तो सबसे छोटा टुकड़ा क्या होगा? एक एटम होगा, है ना। किसी भी पार्टिकल का सबसे छोटा पार्ट एटम कहलाता है।
और उसमें भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, है ना, ये सारी चीज़ें। तो इलेक्ट्रॉन का इन्वेंशन किसने किया था? जे थॉमसन ने, जे थॉमसन एक्सपेरिमेंट करके। ठीक है, तो बस इतना याद रखो, जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का इन्वेंशन किया। ठीक है, जे थॉमसन इलेक्ट्रॉन। जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग, जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग ने क्या इन्वेंट किया? वैक्यूम ट्यूब और डायोड। अब ये कैसे याद रखोगे? फ्लेमिंग से फ्लेम याद रखो, फ्लेम, और वैक्यूम ट्यूब, आप एक ट्यूब में बैठे हो, जो बड़े से ट्यूब्स है ना, बहुत सारी जगह बीचेस के पास एक ट्यूब रखे होते हैं वाइट कलर के, आपने देखा होता है, उसमें बच्चे जाके छुप जाते हैं, है ना। तो उस ट्यूब में अगर छुपे हो, रात हो गई, तो हमें क्या फ्लेम जलानी पड़ेगी, फ्लेमिंग, फ्लेम, फ्लेम से याद कर लो वैक्यूम ट्यूब प्लस डायोड, डायोड याद कर लो कि जब फ्लेम जलानी होती तो फर्स्ट जब हमारे फायर का इन्वेंशन हुआ था तो दो चीज़ होगी, डायोड मतलब टू चीज़ों की ज़रूरत पड़ी थी, दो पत्थर को घीस घीस के हमने आग का इन्वेंशन किया था, फ्लेम का इन्वेंशन किया था। तो ऐसे फ्लेमिंग से रिलेट कर लो, वैक्यूम ट्यूब, ट्यूब में बैठे हैं तो अंधेरा हो गया, हमें फ्लेम की ज़रूरत है, फ्लेमिंग। और डायोड से ऐसे याद कर लो, डायोड मतलब होता है दो चीज़ों का यूज़ होना, तो दो चीज़ों का यूज़ करके हम फ्लेम को जलाते हैं, फ्लेमिंग। ठीक है, ऐसे रिलेट करके याद कर लो ताकि चीज़ें आप वहाँ पे जब चार ऑप्शन आए तो बता सको। विलियम शॉकी, वॉल्टर ब्रेटेन एंड जॉन बार्डन, इन्होंने क्या इन्वेंट किया? ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर में आ रहे सिस्टर, ट्रांजिस्टर सिस्टर। तो सिस्टर के क्या काम होते हैं, मतलब अगर सिस्टर को हम लोग, सिस्टर के ऊपर जो भाई होते हैं, भाई लोग, वो अगर पानी डाल दें, वॉल्टर, वॉल्टर से याद करो वाटर, पानी डाल दें, और बार्डन से बार बार डालें, बार्डन, तो वो शॉक हो जाती है कि यार ये ऐसे क्यों कर रहा है, शॉक हो जाती हूँ, है ना। तो विलियम शॉकी, वॉल्टर ब्रेटन, जॉन बार्डन, इन्होंने क्या इन्वेंट किया? ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर से सिस्टर याद करना है कि अगर जो भाई है वो वाटर डाल रहा है, बार बार डाल रहा है, तो शॉक हो जाती हैं लड़कियाँ, मतलब बहनें, कि क्यों कर रहा है ऐसे यार, ट्रांजिस्टर सिस्टर। ठीक है, ऐसे याद कर लो। जैक किल्बी एंड रॉबर्ट नॉइस, जैक किल्बी एंड रॉबर्ट नॉइस ने क्या इन्वेंट किया? इंटीग्रेटेड सर्किट। ये कैसे याद रखोगे? जैक किल्बी, रॉबर्ट नॉइस, देखो ऐसे, इंटीग्रेटेड सर्किट मतलब इंटीग्रेटेड, कोई चीज़ इकट्ठी, है ना, इंटीग्रेटेड। तो ये कैसे याद रखोगे? किल्बी, नॉइस, अगर आप नाइस हैं, नॉइस से नाइस याद करो, तो आपको कोई किल नहीं कर सकता, कोई मार नहीं सकता। अगर आप सबसे अच्छे बोलते हो, नाइसली आप बिहेव करते हैं सबसे, तो नो वन कैन किल यू। ओके, तो किल भी, है ना, लाइक जैक किल बी, रॉबर्ट नॉइस, ऐसे याद कर लो कि नाइस हो आप तो आपको कोई नहीं मार सकता। ये इंटीग्रेटेड सर्किट है, चलता रहेगा, जब तक आप अच्छे रहोगे आपको कोई नहीं मार सकता। जैसे ही आप बुरे बने वैसे आप सबके दुश्मन बन जाते हो, है ना। तो नाइस रहो तो यू कैन नेवर किल बाय एनीवन। सो नाइस किल बी इंटीग्रेटेड सर्किट, ये एक सर्किट है जो चलता रहेगा, आप अच्छे बने रहो तो आपको कोई भी हानि नहीं पहुंचाएगा। आगे पढ़ते हैं। थियोडर हेरोल्ड मैमन, इन्होंने क्या इन्वेंट किया? लेज़र। लेज़र का इन्वेंशन क्या है ना? थियोडर हेरोल्ड मैमन। मतलब मेरे को तो इतना गुस्सा आता है ना ये सारी चीज़ें याद करके। साइंस में भी हम लोगों ने ये चीज़ें तो कभी नहीं पढ़ी थी, हम लोग एक्सपेरिमेंट पढ़ते थे पर ऐसे याद नहीं करते थे रट्टू तोता, जैसे MPBSC ने करवा दिया है ना, बस रटते रहो हर चीज़। थियोडर हेरोल्ड मैमन ने क्या इन्वेंट किया? लेज़र। अब इसके पीछे भी एक कहानी सुन लो। लेज़र लाइट जब हम छोटे थे तो आप लोगों ने भी यूज़ की होगी, लेज़र लाइट आती थी ना जो रेड कलर का डॉट सा, आप उसको अगर अंधेरे में चलाओगे और वॉल पे लेज़र लाइट चलाओगे तो रेड कलर का डॉट दिखेगा आपको, है ना। बचपन में यूज़ की हो तो कमेंट में बताना यस, ठीक है। मैंने तो यूज़ किया। हम लोग जब रावण मारने जाते थे ना, तो रावण मारते टाइम थोड़ा सा अंधेरा हो जाता था तो सारे बच्चे लेज़र लाइट को रावण के ऊपर बोलते थे और बोलते थे वो जो देख वो लाइट दिख रही है ना, वो मेरी लेज़र लाइट है, मेरे जो इंस्ट्रूमेंट है वहाँ से जा रही है, वो मेरी लेज़र लाइट है। तो ऐसे बच्चे खेलते थे, हम लोगों ने भी यूज़ किए। तो जब जो लेज़र है ना वो इन्वेंट किसने किया? माई मैन, मतलब जो मेरा मैन है, माई मैन ना, माई मैन, मेरे मैन के पास लेज़र लाइट ज़रूर होगी। उस टाइम पे बहुत फेमस चल रहा था सब कुछ, तो वो बोलते यार वो मेरा फ्रेंड है यार, वो दैट इज़ ही इज़ माई मैन, उसके पास लेज़र है, माई मैन लेज़र। ठीक है, हंसी आ रही है पर याद कर लो, अब कैसे तो याद करना है। निक
देखो निक हॉलनियर पता नहीं क्या गंदा सा नाम है, मुझसे पढ़ा भी नहीं जा रहा। निक से याद करो, निक ने क्या इन्वेंट किया, एलईडी। निक कितना छोटा सा शब्द है ना, निक, और उन्होंने क्या और उन्होंने इन्वेंट भी क्या करा, छोटा सा एलईडी। एलईडी का फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, लाइट इमिटिंग डायोड, ये आपको पता होना चाहिए कि एलईडी का फुल फॉर्म क्या होता है, लाइट इमिटिंग डायोड। तो निक छोटी सी चीज़ है, निक मतलब छोटा सा नाम है ना, निक नेम होता है, छोटा नाम होता है। निक से याद करो एलईडी, एलईडी भी छोटा नाम, लाइट इमिटिंग डायोड। पॉल के वेमर है। पॉल के वेमर क्या इन्वेंट किया इन्होंने, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। अब ये कैसे याद रखोगे, यहाँ पे लिखा है पॉल, पर आप इसको पढ़ो पोल। पोल मतलब जैसे हम लोग जो पोल डांस हम लोग देखते हैं ना, पोल डांस, उसमें जो पोल होता है वो कितना थिन सा होता है, दुबला पतला सा पोल होता है ना, तो पोल डांस से याद करो पोल। और थिन बहुत दुबला पतला सा होता है, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। थिन फिल्म ट्रांजिस्टर किसने इन्वेंट किया, पॉल के वेमर ने। पॉल से याद रखो, ठीक है। यहाँ पे है लिखा पॉल, पर हम इसको क्या पढ़ रहे हैं, POL समझ रहे हैं, पोल है ना। पोल डांस जो होता है ना, उसमें कितना थिन सा पाइप यूज़ करते हैं, पोल यूज़ करते हैं, तो वैसे याद करो कि बहुत पतला सा खंबा यूज़ करते हैं, ठीक है। जॉन एफ मैटसेल ने और डॉक्टर मार्टिन कॉपर ऑफ मोटोरोला, इन्होंने ना फर्स्ट मोबाइल फ़ोन यूज़ किया था। आपने मोटोरोला का मोबाइल फ़ोन तो सुना होगा ना, कि मोटोरोला मोबाइल फ़ोन पहले आता था, सब मोटा सा छोटा सा मोटोरोला का फ़ोन, तो वो मोटोरोला कंपनी पहली मोबाइल फ़ोन इन्होंने इन्वेंट किया था, जॉन एफ मैटसेल और डॉक्टर मार्टिन कॉपर, है ना। तो याद कर लो ये मार्टिन कॉपर, डॉक्टर मार्टिन कॉपर, इन्होंने फ़ोन का इन्वेंशन किया। एप्पल ने अपने आईफोन कब इंट्रोड्यूस किए, 2007 में यूज़ किए, है ना। ये चीज़ आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगी। आईफोन का जहाँ नाम आया बस हमें याद हो गया कि हमारा साथ कौन देता है, आईफोन देता है ना, हमारी पकड़ बनाने में, हमारी इमेज बनाने में, सब कुछ, ठीक है। तो चलो डायोड पढ़ते हैं अब। ओके, डायोड पढ़ते हैं कि डायोड क्या होती है। डायोड ऐसी डिवाइस होती है जो 2 इलेक्ट्रोड्स पे काम करती है ना। डिवाइसेस दैट हैज़ टू इलेक्ट्रोड्स, है ना, उसके 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं उसके पास। सेमीकंडक्टर डिवाइस दैट एसेंशियली एक्ट्स एज अ वन वे स्विच फॉर करंट। ये एक सेमीकंडक्टर डिवाइस होती है जो एक वे स्विच की तरह काम करती है, वन वे स्विच की तरह काम करती है करंट के फ्लो में, है ना। वन वे स्विच होता है करंट के लिए। मतलब इसको क्या बोलते हैं, रेक्टिफायर भी बोल सकते हैं इसको, क्योंकि ये ना AC करंट को DC करंट में चेंज करती है, मतलब अल्टरनेट करंट को डायरेक्ट करंट में चेंज करती है, ठीक है। तो डायोड कैन ऑल्सो बी नोन एज रेक्टिफायर्स। रेसिस्टर पढ़ते हैं। रेसिस्टर क्या होती है, डिवाइसेस दैट क्रिएट रेसिस्टेंस। मैंने अभी जब आपको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पढ़ाया था, ये जब मैंने आपको पढ़ाया था ना इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, तब बताया था कि अगर जो पाइप है, बिजली का जो खंभा है, वहाँ पे जो तार लगे रहते हैं, उसमें हम लोग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यूज़ करते हैं, जैसे कि रेसिस्टर। जैसे हम लोगों को अगर मोबाइल चार्ज करना है तो उसमें हमें कम करंट की ज़रूरत पड़ेगी, और जो हमें फ्रिज लगाना है तो उसमें हमें ज़्यादा करंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो करंट का वेरिएशन कहाँ कम कहाँ ज़्यादा, तो अगर हमें कम करंट की ज़रूरत है तो हम रेसिस्टर लगाते हैं ताकि करंट को रोक सके, उसके रास्ते में ना रेसिस्टेंस ला सके, मतलब एक कह सकते हैं आप उसको कि एक हिंड्रेंस, मतलब उसका थोड़ा सा रोकना। मतलब जैसे अगर हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं तो जो फैमिली फंक्शन होते हैं, फैमिली रिलेटिव्स होते हैं, वो हमारे लिए क्या है, रेसिस्टेंस है ना, वो हमारी प्रिपरेशन को रोकते हैं, है ना। तो करंट को अगर रोकना है तो इसीलिए रेसिस्टर यूज़ करते हैं, क्योंकि ये करंट के फ्लो में रेसिस्टेंस क्रिएट करता है। और इसका जो मेजर है, ये काय में मेजर होता है, ओम्स में। ओम्स लॉ इसके लिए फेमस है, जो कि आपसे नहीं पूछा जाएगा, ये 12th स्टैंडर्ड में आता है। कैपेसिटर पढ़ते हैं। पेसिव 2 टर्मिनल कंपोनेंट यूज टू स्टोर एनर्जी। ये 2 टर्मिनल कंपोनेंट होता है जिसको हम किस काम के लिए यूज़ करते हैं, एनर्जी के स्टोरेशन के लिए काम यूज़ करते हैं ना, एनर्जी को स्टोर करके रखने के लिए हम कैपेसिटर यूज़ करते हैं। इसका इन्वेंशन किसने किया था, ईवल्ड जॉर्ज वॉन क्लिस्ट। बहुत ही गंदा सा नाम है ना, जहाँ गंदा सा नाम है वहाँ याद रख लेना कैपेसिटर है ना। ये मुझे भी मतलब समझ नहीं आ रहा कि मैं इसको कैसे रिलेट करूँ, मुझे भी याद नहीं हुआ ये, पर एक बार सुन लो, क्या पता वहाँ ध्यान आ जाए। ऐसा यूनिट इसकी क्या होती है कैपेसिटर की, फेराड है ना। ट्रांजिस्टर पढ़ते हैं। 3 टर्मिनल सेमीकंडक्टर डिवाइस, और इनका क्या फंक्शन होता है, ये करंट को रेगुलेट करते हैं, एम्पलीफाई करते हैं इनपुट सिग्नल इनटू ग्रेटर आउटपुट सिग्नल,
और स्विच करते हैं इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल। देखो मैं बताती हूँ, सिंपल सी चीज़ है, कुछ नहीं। ट्रांजिस्टर क्या करते हैं ना, जैसे अगर जो हम बिजली के खंभे देखते हैं, बिजली के खंभे में तार लगे हुए रहते हैं, तो जो हिमालय वाला रीजन है ना, वहाँ पे बिजली पहुँचना मतलब इतना लॉन्ग डिस्टेंस पे बिजली जब हम पहुँचाते हैं तो जो उसके सिग्नल्स हो जाते हैं ना, सिग्नल्स वो बहुत वीक हो जाते हैं। इतने दूर रास्ते पे ट्रैवल करने से, दूर जाने के कारण वो सिग्नल वीक हो जाते हैं। उन सिग्नल को वापस से एक वीक सिग्नल को स्ट्रॉन्ग सिग्नल में चेंज करने के लिए हम ट्रांजिस्टर का यूज़ करते हैं। समझ में आया कि जो वीक सिग्नल है, जब लंबे रास्ते पे सिग्नल जाएगा, जैसे ये मेन हेडक्वार्टर है, यहाँ से सिग्नल भेजा मैंने और बहुत लंबे रास्ता इसको कवर करना है, इसकी मेन पोजीशन जहाँ पे करंट की ज़रूरत है वहाँ पे पहुँचने के लिए, जहाँ पे भी सिग्नल पहुँचाना है वहाँ पे वो रास्ता बहुत दूर है। तो इस दूर रास्ते पे चलने के लिए वो सिग्नल जो है ना वो बहुत वीक हो जाएगा, इतने दूर रास्ते पे चलेगा तो बीच बीच में एम्पलीफायर हम यूज़ करते हैं, ट्रांजिस्टर हम यूज़ करते हैं बीच बीच में, ताकि जो वीक पड़ जाए सिग्नल वो वापस से उसमें एम्पलीफिकेशन हो जाए, वापस से वो स्ट्रॉन्ग बन जाए, है ना। तो इस काम के लिए ट्रांजिस्टर का यूज़ होता है। समझ में आया, आना चाहिए। इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी पढ़ेंगे। इंटीग्रेटेड सर्किट एक माइक्रो चिप होती है ना, एक पतली सी चिप होती है सिलिकॉन की, सिलिकॉन मैटर की एक पतली सी चिप होती है जिसमें बहुत सारे, विच कंप्राइजेस नंबरस फंक्शनल एलिमेंट लाइक ट्रांजिस्टर, रेसिस्टर एक्सेट्रा ऑन अ पीस ऑफ सिलिकॉन सेमीकंडक्टर एंड सील इनसाइड अ पैकेज। देखो एक इंटीग्रेटेड चिप होती है, एक पतली सी चिप होती है, मैं आपको बाद में ना इन सबके फोटोज भी प्रोवाइड करूँगी। एक पतली सी चिप होती है, वो आप देखोगे ना तो समझ जाओगे। एक पतली सी चिप जिससे, जो सिलिकॉन से बनी होती है, सिलिकॉन मेटल से बनी होती है, जिसमें ये सारी चीज़ें, ट्रांजिस्टर, रेसिस्टर, ये सारी चीज़ें लगी होती हैं, है ना। उसको क्या बोलते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड मतलब सारी चीज़ों का सारी चीज़ों का इंटीग्रेशन हो गया वहाँ पे, है ना। वो सारी चीज़ें एक साथ हैं वहाँ पे, ट्रांजिस्टर, रेसिस्टर एक माइक्रोचिप में लगी हुई रहती हैं, उसे इंटीग्रेटेड सर्किट बोलते हैं। अब बताओ यहाँ पे, याद करो इंटीग्रेटेड सर्किट के का इन्वेंशन किसने किया था। इंटीग्रेटेड सर्किट मतलब एक लूप चलता रहता है कि अगर आप नाइस हो तो आपको कोई भी नहीं मारेगा, आपका कोई बुरा नहीं चाहेगा, एक सर्किट सा चलता रहता है ना। तो कुछ नाइस सा था, नॉइस और किल भी, है ना, इन दोनों ने मिलके इंटीग्रेटेड सर्किट। और ट्रांजिस्टर, सिस्टर आ रही, और सिस्टर को क्या नहीं पसंद कि उसके ऊपर बार बार पानी डाले तो वो शॉक हो जाती है, तो पानी से वॉल्टर और बार बार से बार्डन और शॉक से शॉकली, है ना। तो इन तीनों ने मिलकर ट्रांजिस्टर का, देखो चीज़ें याद आ रही है ना, मुझे आ रही है मतलब आपको भी आ जाएंगी, तो ऐसे याद रखना है। चलो आगे पढ़ते हैं, थोड़ा सा लंबा सेशन हो जाएगा क्योंकि बस कितने, बस दो पेज और बचे हैं, जल्दी जल्दी पढ़ लो। माइक्रो प्रोसेसर पढ़ते हैं, चलो। मिनिएचर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस दैट कंटेन्स द अरिथमेटिक, लॉजिक एंड कंट्रोल सर्किटरी नेसेसरी टू परफॉर्म फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर्स सीपीयू। हमारा कंप्यूटर का जो सीपीयू है वो क्या काम करता है, उसको बोलते हैं ना अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी प्रोग्रामिंग करते समय जो भी चीज़ें हम सीपीयू को भेजते हैं वो सारी चीज़ों को उसमें लॉजिक लगा के, उसमें मैथमेटिकल फंक्शन है अगर, तो सारे काम कौन करता है, हम बोलते हैं कि कंप्यूटर का माइंड कौन है, सीपीयू है, क्योंकि वो ये सारे फंक्शन करता है। ठीक है, तो ये सारे फंक्शन करने के लिए उसको एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की ज़रूरत होती है जिसमें सारे फंक्शन के लिए प्रोग्राम्स भरे हुए रहते हैं ना। पहले से ही प्रोग्रामर्स जो होते हैं ना माइक्रो प्रोसेसर को बनाते हैं इन्हीं कामों के लिए, सीपीयू की मदद करने के लिए। तो माइक्रो प्रोसेसर क्या होते हैं, एक डिवाइस होते हैं, छोटे छोटे डिवाइस होते हैं जो कि अरिथमेटिक, लॉजिकल और कंट्रोल सर्किटरी जो भी इस्तेमाल होती है सीपीयू को ये सारे फंक्शन करने में, वो माइक्रो प्रोसेसर उसको प्रोवाइड करता है ये फंक्शन को पूरा करने के लिए। समझ में आया। कंप्यूटर में जो सीपीयू होता है ना उसको ये सारे काम करने होते हैं, और ये सारे काम करने के लिए उसको जिस सर्किट की ज़रूरत है वो सर्किट कौन प्रोवाइड करेगा उसे, माइक्रो प्रोसेसर। समझ में आ गया है ना। फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर क्या, कौन सा था, इंटेल का, इंटेल 404। ये पूछ सकते हैं कि फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर कौन सा था, इंटेल 404। ये कब आया था, 1971 में। ये ईयर इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, पर ये पूछ सकते हैं कि इंटेल 404 एक फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर था। ठीक है,
क्यों इतना ब्लर हो? पावर ऑफ प्रोसेसर इज मेजर इन गीगाहर्ट्ज। प्रोसेसर की पावर कहाँ किस में मेजर की जाती है, किस में इसको काउंट किया जाता है? गीगाहर्ट्ज में, है ना, गीगाहर्ट्ज में इसको गिनते हैं। कैलकुलेटिंग यूनिट इनसाइड अ प्रोसेसर ऑन विच स्पीड ऑफ प्रोसेसर डिपेंड्स कॉल्ड कोर। प्रोसेसर के अंदर कैलकुलेटिंग यूनिट के लिए प्रोसेसर के अंदर एक चीज़ लगी होती है ना, जो स्पीड ऑफ प्रोसेसर मतलब जिस पे स्पीड डिपेंड करती है। कैलकुलेटिंग यूनिट इनसाइड अ प्रोसेसर, प्रोसेसर के अंदर एक कैलकुलेटिंग यूनिट होती है जिसके ऊपर प्रोसेसर की स्पीड डिपेंड करती है, उसको बोलते हैं कोर। और इसी के नाम पे ना प्रोसेसर बिकते हैं, जैसे कि ड्यूअल कोर का एक प्रोसेसर है ना, क्वाड कोर का प्रोसेसर है, हेक्सा कोर का प्रोसेसर है, ऑक्टा कोर का प्रोसेसर है। ये कोर से ही मतलब इसकी यूनिट से ही प्रोसेसर को बेचते हैं, माइक्रो प्रोसेसर को इसी के नाम पे बेचे जाते हैं ना। इसके कोर के नंबर ऑफ कोर्स पे डिपेंड करता है। अगर दो कोर लगे हुए हैं तो डुअल कोर का माइक्रो प्रोसेसर है हमारे पास, इस टाइप से। हेक्सा मतलब 6 लगे हुए हैं तो हेक्सा कोर का माइक्रो प्रोसेसर है, 8 लगे हुए हैं तो ओक्टा कोर का माइक्रो प्रोसेसर है। इस टाइप से माइक्रो प्रोसेसर के नाम डिसाइड होते हैं। तो वो कोर क्या चीज़ होती है माइक्रो प्रोसेसर में, पूछ सकते हैं कि माइक्रो प्रोसेसर के कंटेक्स्ट में मुझे बताओ, MPPS से ऐसे पूछेगा माइक्रो प्रोसेसर के कंटेक्स्ट में वो कौन सी कैलकुलेटिंग यूनिट होती है जिसके ऊपर माइक्रो प्रोसेसर की स्पीड डिपेंड करती है, तो आप क्या कहोगे? कोर। ठीक है, पढ़ते हैं रिलेज एक इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड स्विचेस दैट ओपन एंड क्लोज द सर्किट बाय रिसीविंग इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स फ्रॉम आउटसाइड सोर्स। बाहर से अगर सिग्नल उनको मिलता है तो वो सर्किट को ओपन और क्लोज करते हैं। अगर हम उनको सिग्नल देंगे कि ओपन द सर्किट, तो ऐसी कौन सी डिवाइसेस होती हैं वो रिलेज कहलाती हैं, जो कि सर्किट को ओपन और क्लोज करती हैं। ठीक है, स्विचेस का यूज़ करके अगर उनको बाहर से सिग्नल मिलता है कि क्लोज कर दो अब सर्किट को, तो वो क्लोज कर देंगी, ओपन कर दो तो ओपन कर देंगी, स्विच का इस्तेमाल करके। रेक्टिफायर क्या होते हैं? रेक्टिफायर अल्टरनेट करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करते हैं, ऐसे कंपोनेंट को कहते हैं रेक्टिफायर्स। लेज़र का फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। याद करो, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। लेज़र का फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। लाइट का एम्प्लीफिकेशन हो रहा है बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। ये किसने इन्वेंट किया था? थियोडर एच मैमन ने। मैंने आपको बताया था ना कि लेज़र लाइट, हम किसी के पास अगर लेज़र लाइट है तो हम बोलते हैं यार ही इज़ माई मैन, मेरा फ्रेंड है ये, माई मैन। और कब यूज़ किए थे? 1960 में। ठीक है, और ये लेज़र लाइट कहाँ कहाँ यूज़ होती हैं? DNA सीक्वेंसिंग में यूज़ होती हैं, स्कैनर्स में, और आजकल तो लेज़र ट्रीटमेंट होता है ना, स्किन का लेज़र ट्रीटमेंट बहुत सारी हीरोइंस वगैरह करवाते हैं ना, तो स्किन ट्रीटमेंट होता है और जिसको भी ज़रूरत होती है वो लोग करवाते हैं। तो लेज़र लाइट का बहुत सारी जगह यूज़ हो रहा है ना, तो ये पूछ सकते हैं एप्लीकेशन ऑफ लेज़र लाइट, इम्पॉर्टेंट है। चलो आगे पढ़ते हैं। ऑप्टिकल फाइबर्स बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट जो है ना वो भी इसका यूज़ करती रहती है। जो अभी ब्रॉडनेट स्कीम चल रही है ना, उसमें ऑप्टिकल फाइबर का यूज़ होता है, तो इसीलिए हमें पता होना चाहिए कि ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है। ऑप्टिकल फाइबर एक टेक्नोलॉजी है यूज टू ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन एज पल्सेस ऑफ लाइट थ्रू स्ट्रैंड्स ऑफ फाइबर मेड ऑफ ग्लास और प्लास्टिक ओवर लॉन्ग डिस्टेंस विथ लेस डैमेज। देखो मैं आपको सिंपल भाषा में बताती हूँ कि अपना अंडमान निकोबार लक्षद्वीप है, यहाँ तक हमें सिग्नल पहुँचाना है ना, और हमारे मेन लैंड से पहुँचाना है तो पानी से होके जाएगा। अगर पानी से मतलब किसी भी तार के ज़रिए अगर हमें पहुँचाना है तो हम ऑप्टिकल फाइबर का यूज़ करते हैं, क्योंकि ऑप्टिकल फाइबर में ना सिग्नल का डैमेज बहुत कम होता है। क्यों कम होता है? क्योंकि ये ना जो फिनोमेना यूज़ करते हैं उसको कहते हैं इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का यूज़ करती हैं ये, ताकि अपने आप ही जो सिग्नल होते हैं ना वो मॉडिफाई होते रहते हैं, वो कभी डैमेज नहीं होते, उनको वीक नहीं होने देता ये ऑप्टिकल फाइबर। ये इस तरह से बनता है, ग्लास और प्लास्टिक के कुछ ऐसे सिग्नल से इसको बनाया जाता है जिससे जो सिग्नल्स है ना वो खुद ही आपस में मॉडिफाई होते रहते हैं, डैमेज नहीं होते, और लॉन्ग डिस्टेंस तक, लंबे रास्ते तक आसानी से सिग्नल पहुंचा सकते हैं हम,
है ना, क्योंकि ये क्या करते हैं ना, जो ये ऐसी टेक्नोलॉजी है जो इन्फॉर्मेशन को जो मैं सिग्नल बोल रही हूँ वो सिग्नल क्या इन्फॉर्मेशन ही है, कोई सी चीज़ हम यहाँ से वहाँ तक पहुँचा रहे हैं। अगर मैं आपसे अभी बात कर पा रही हूँ तो ये इन्फॉर्मेशन ही आप तक पहुँच रही है ना, सिग्नल के ज़रिए आपके तक इन्फॉर्मेशन पहुँच रही है। तो अगर हमें अंडमान निकोबार लक्षद्वीप ऐसे लॉन्ग डिस्टेंस पे अपने सिग्नल को पहुँचाना है तो हम ऑप्टिकल फाइबर का यूज़ करते हैं। इसीलिए सरकार भी ऑप्टिकल फाइबर का यूज़ कर रही है ताकि वहाँ तक हम इन्फॉर्मेशन पहुँचा सकें, वहाँ तक हम अपना इंटरनेट पहुँचा सकें, सारी चीज़ें पहुँचा सकें ना। तो ऑप्टिकल फाइबर इस तरह से आप याद रखेंगे। ये देखो, यूज़ इन इंटरनेट, फ़ोन एंड टीवी सर्विसेज। टीवी सर्विसेज मतलब टीवी सिग्नल्स भी कैसे पहुंचाएंगे लॉन्ग डिस्टेंस में, तो इसीलिए वो लोग भी ऑप्टिकल फाइबर का यूज़ करते हैं। और मैंने बताया था ना किस प्रिंसिपल पे काम करता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वाले प्रिंसिपल पे काम करता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इन इंडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स का कैसे कैसे विस्तार हुआ इंडिया में वो पढ़ेंगे। होमी जहांगीर भाभा और विक्रम साराभाई, ये दो बहुत फेमस नाम है, इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स को इनकरेज किया इंडिया में, है ना। तो नाम याद रखो, होमी जहांगीर भाभा और विक्रम साराभाई, इन दोनों ने इनकरेज किया इलेक्ट्रॉनिक्स को इंडिया में। 1959 में टीवी का इंट्रोडक्शन होता है इंडिया में बाय फिलिप्स। ये दोनों नाम इंपॉर्टेंट है, फिलिप्स भी इंपॉर्टेंट है और ये ईयर भी इंपॉर्टेंट है, 1959, है ना। देखो ये कैसी याद रखोगे 1959, जब हम टीवी देखने बैठते हैं ना तो हम लोग 5 लोग, मतलब मेरे घर में अगर है, वैसे तो है नहीं, पर मान लो अगर एक घर में 5 लोग हैं, जैसे दादाजी हैं, मम्मा पापा और भाई बहन, ये 5 लोग टीवी देखने बैठे हैं, तो वो बोलेंगे नहीं ये नहीं, एक बोलेगा ये वाला सीरियल लगाओ, एक बोलेगा ये वाला चैनल लगाओ, ये वाला चैनल लगाओ। पापा लोगों को न्यूज़ सुननी होती है, भाई लोगों को क्रिकेट, मम्मा लोगों को सीरियल्स और दादाजी लोगों को भजन, है ना, आस्था वास्ता चैनल। तो सब में बहुत टसल हो जाएगी बीच में। तो अगर 5 लोग साथ में बैठे हैं तो बोलेंगे नो, ये भी नो, वो भी नो, है ना कहीं से तो नो आता ही रहेगा। तो 5 नो ऐसे याद करो। 1959 में टीवी का इंट्रोडक्शन होता है इंडिया में बाय फिलिप्स। 1970 में डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स बनता है भारत में। पूछ सकते हैं कि डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स भारत में कब बना, तो याद होना चाहिए 1970, है ना, इम्पॉर्टेंट है ये। सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड कहाँ पर है, इलेक्ट्रॉनिक का सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड गाज़ियाबाद में है। पूछ सकते हैं, जैसे अभी पूछ लिया था ना उन्होंने, वायरोलॉजी वाला इंस्टीट्यूट कहाँ है, पुणे में है, वैसे पूछ सकते हैं ये लोग कि सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड कहाँ पे, गाज़ियाबाद में। 1982 में क्या होता है, 1982 में कलर टीवी आती है, कलर टीवी का इंट्रोडक्शन होता है। अब 1982 हमें कहाँ से याद है, भारत भवन बना था ना हमारे भोपाल में जो है, वो भी 1982 में बना था। एक अच्छी इनोवेशन, मतलब एक अच्छा काम हुआ था हमारे भोपाल में, तो वहाँ से मुझे 1982 याद है, तो मैं याद रख लेती हूँ कि अच्छा तब कलर टीवी भी आ गई थी ऐसे, है ना। तो तब कलर टीवी आ गई थी हमारे इंडिया में, और दूरदर्शन को नेशनल ब्रॉडकास्टर बना दिया गया था, है ना। दूरदर्शन को अभी जैसा अगर हमारे पास वो ना हो कोई भी पैकेज वगैरह, तो दूरदर्शन चलता है। दूरदर्शन एक ऐसा चैनल है जो बिना रिचार्ज के भी चलता है, इसलिए क्योंकि उसको नेशनल ब्रॉडकास्टर बना दिया है हमारे भारत सरकार ने। कब बनाया था, 1982 में। 23 नवंबर 1997 को प्रसार भारती का होता है उद्घाटन। तो याद रखना है प्रसार भारती कब, 1997। तो क्या 23 नवंबर 1997 प्रसार भारती, 1997 से याद रखो प्रसार भारती, अगर डेट नहीं याद होती कोई बात नहीं। समीर का फुल फॉर्म है ना, SAMEER, सोसाइटी फॉर अप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड रिसर्च। पूछ सकते हैं ना, क्योंकि समीर थोड़ा सा अच्छा साउंड कर रहा है। समीर सोसाइटी फॉर अप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड सोसाइटी एंड रिसर्च, सॉरी। तो ये आपको याद होना चाहिए, क्योंकि अभी रोबोटिक्स से रिलेटेड एक उन्हें क्या पूमा का फुल फॉर्म पूछ लिया था ना, और बहुत सारे लोगों से गलत हुआ था, वो मुझसे भी हो गया था। तो एक बार आप इस निगाह से इसको गुजार लो एक बार। सोसाइटी फॉर अप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड रिसर्च, सोसाइटी फॉर अप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड रिसर्च एक सोसाइटी है, माइक्रोवेव पे, इलेक्ट्रॉनिक्स पे, इंजीनियरिंग पे और उसके रिसर्च पे सारे काम करती है, वो ऐसी सोसाइटी है, ठीक है। 1990 सीमेट, ये इम्पॉर्टेंट है। सीमेट जो है ना पुणे का, इम्पॉर्टेंट है, ये पुणे में है और 1990 में बना था। इसका फुल फॉर्म है सेंटर फॉर मटेरियल्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी।
सेंटर फॉर मटेरियल्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी के मटेरियल का यूज़ करना है, उसका सेंटर है, पुणे में है ये। 1994 में ये देखो, इसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, है ना। तो इसका जो छोटा वाला फॉर्म है वो कैसा होना चाहिए, ये ए यूज़ होना चाहिए, पर उसमें ना एल यूज़ होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स में से ई एल लेते हैं और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऐसे यूज़ करते हैं इसको। पर फुल फॉर्म क्या है इसका, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये कब बना था, 1994 में बना था, और ये इम्पॉर्टेंट है ना, ये ईयर इम्पॉर्टेंट है, याद रखना। 2012 में क्या होता, फर्स्ट नेशनल इलेक्ट्रॉनिक पॉलिसी आई थी। तो हमारे भारत में पहली इलेक्ट्रॉनिक पॉलिसी कब आई थी, पूछ सकते हैं, 2012 इम्पॉर्टेंट है। 2019 में लेटेस्ट नेशनल इलेक्ट्रॉनिक पॉलिसी आई है, और ये किसके द्वारा पब्लिश की गई, माइटी के द्वारा, है ना, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की मिनिस्ट्री है। और ये मिनिस्ट्री कब बनी थी, 2016 में, नाम चेंज होके डिपार्टमेंट से मिनिस्ट्री बना दी गई थी। तो माइटी कब बनी, 2016 में, और इसने जो लेटेस्ट नेशनल इलेक्ट्रॉनिक पॉलिसी है वो पब्लिश की 2019 में। पहली कब आई थी, 2012 में, और लेटेस्ट कब आई है, 2019 में। इसके कुछ एम पढ़ लेते हैं कि इसका एम ये है कि अचीव टर्नओवर ऑफ $400 बिलियन फॉर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बाय 2025, और एम्प्लॉयमेंट को भी बढ़ाना, 1 करोड़ तक का रोजगार देना है, प्लस 2025 तक इनका एक टारगेट है कि जो ESDM है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग है, उसका जो टर्नओवर है ना वो 400 बिलियन तक पहुंच जाए, बिलियन डॉलर तक पहुंच जाए। देखो होता क्या है ना कि हम लोग अभी भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को का आयात करते हैं, है ना, हम लोग उनको इंपोर्ट करते हैं, उनका आयात करते हैं, तो हमारे ऊपर ये बर्डन है। तो हमारे सरकार चाहती है कि छोटी छोटी चीज़ें अब जो हैं वो हम खुद ही बनाएं, खुद ही मैन्युफैक्चर करें ना, आत्मनिर्भर भारत बने। तो ये जो इंडस्ट्री है ना इलेक्ट्रॉनिक्स की, उसका टर्नओवर ये 400 बिलियन डॉलर तक करना चाहते हैं, और उसी के ज़रिए एम्प्लॉयमेंट भी देना चाहते हैं 1 करोड़ लोगों को, ठीक है। अब ये बस लास्ट चीज़ कि मध्य प्रदेश में स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड कब बना, 1983 में। मध्य प्रदेश से रिलेटेड है इसलिए आपको याद होना चाहिए कि मध्य प्रदेश का स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड कब बना, 1983। और ये जो है ग्रीनफील्ड इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर है ना। ग्रीनफील्ड का मतलब क्या होता है, कोई नई चीज़ का हम ना ऑन फील्ड जाके नई चीज़ का इनोग्रेशन, मतलब शुरू से शुरू करके पूरी चीज़ बनाते हैं ना, ज़मीन खरीदनी वगैरह सब कुछ। ग्रीन फील्ड का मतलब ये होता है। ग्रीन फील्ड इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स कहाँ कहाँ हैं हमारे भोपाल में, ऐसे क्लस्टर कहाँ कहाँ हैं, पूर्वा में जबलपुर, पूर्वा जबलपुर और बड़वाई भोपाल, ठीक है। ऐसे 2 क्लस्टर हैं पूर्वा और बड़वई में। पूर्वा कहाँ है, जबलपुर ज़िले में आता है, और बड़वई कहाँ, भोपाल ज़िले में आती है, ठीक है। तो ये था हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स। आई होप कि आपकी मदद हुई हो। मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि मैम इस वाले टॉपिक पे वीडियो बनाई है, तो आई होप कि आप लोगों की मदद हुई हो। और अगर आपकी मदद हुई हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना, ताकि उन लोगों की भी मदद हो जाए ना, ठीक है। और अगर आप लोगों को समझ में आया तो मुझे कमेंट करके बता देना कि समझ में आ रहा है, ताकि मैं वीडियो को, मतलब ये वाली यूनिट को पढ़ाना कंटिन्यू रखूँ, अदरवाइज़ फिर मैं ना, ठीक है, ना करूँ। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच।